हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। कल की वीडियो में भूकंप के बारे में पढ़ा था और आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो छूट गई थी, तो उसको भी अभी से तुरंत ही देख लेते हैं। तो कल की वीडियो में भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, ये नहीं बता पाया था। तो ये भी आज अभी देख लीजिए, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा इनको। तो चलिए आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज चौथा चैप्टर है और नाम है वायु। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक के किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। आगे देखते हैं वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है। जैसे ये दिया गया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ऑर्गन की 0.93%। अन्य सभी गैसें हैं 0.04%। अब ऑक्सीजन की मात्रा देख लीजिए, 21% है और सबसे अधिक है नाइट्रोजन 78%। वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। एक और चीज़ है जो ऊपर दी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दी जाती हैं, तो इनको भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह वायुमंडल में फैल जाती है और विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब पहले क्या होता था, जब कारखाने नहीं थे, पुराने ज़माने में इतने कारखाने नहीं थे, तब इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब कारखाने, फैक्ट्री, इनसे जो धुआं निकलता है, इस कारण पृथ्वी का तापमान जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ भी पिघलेगी, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके कारण बहुत नुकसान हो रहा है। पौधे भी कुछ विलुप्त हो रहे हैं, पशु भी विलुप्त हो रहे हैं बढ़ते तापमान के कारण। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, यानी ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अब हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सांस में लेते हैं और ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ये जो संतुलन है बना रहता है, और वृक्षों के कटने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, अभी बताया था, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। यहाँ पर भी लिखा है, क्या लिखा है? जब वायु गर्म होती है तो हल्की तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। तो क्या जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्तर है वो बढ़ रहा है, इसलिए पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जो हिमनद थे वो पिघल रहे हैं और समुद्र का जो पानी का स्तर है, जल स्तर, लगातार बढ़ता जा रहा है। वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो पृथ्वी की सतह से सबसे पहले है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल। तो जो हवाई जहाज हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं और ओजोन परत भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। इसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है वायुमंडल। चलिए अब एक एक परत के बारे में जान लेते हैं। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यानी ये 13 किलोमीटर तक है। उसके बाद दूसरी परत है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में संपन्न होती है, तो आपको बताना है क्षोभ मंडल, याद रखना है। अब समताप मंडल के बारे में जान लेते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, यानी लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग
मुक्त होता है, यानी जो मौसमी घटनाएं हैं वो समताप मंडल में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इसलिए इसी परत में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। लिखा भी है, जो बताया अभी, कि हवाई जहाज जो है इसी परत में उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, यानी जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। इसको याद रखिए। मध्य मंडल के बारे में जान लेते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो उल्कापिंड है किस परत में आने पर जल जाते हैं, तो याद रखिएगा मध्य मंडल में। आगे देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में भी देख लीजिए। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अब बहिर्मंडल के बारे में भी जान लीजिए। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो वायुमंडल की जितनी परत थी उनके बारे में जान लिया। कौन कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल, सबके बारे में जान लिया। अब आगे देखते हैं मौसम एवं जलवायु। तो चलिए मौसम एवं जलवायु के बारे में जानते हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटुओं से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। बिल्कुल जब गर्मी लगती है तो बहुत गुस्सा आता है। और अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? आगे लिखा है तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है आतपन वाला कि आतपन किसे कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसोफेंट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह इंसुआ मुक्त करते हैं।
नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब ये क्या दिया गया है? तापमापी। ये तापमापी है, ये तापमान मापता है। वायु दाब मापी, ये वायु दाब मापता है। वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा मापता है। और वात दिक्दर्शी जो होता है, पवन की दिशा बताता है। ये याद रखिए, पूछा गया है। यहाँ क्या लिखा है? तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब वायु दाब के बारे में जान लें। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाते हैं, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। यानी जब हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल के में ऊपर की ओर, तो दाब जो है वो उनके नीचे की ओर गिरता है, परंतु समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसमों के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। यानी जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ की वायु ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो यह भारी होगी, और भारी वायु जो है निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। और इसी के कारण, किसके कारण? उच्च दाब के कारण आकाश जो है स्पष्ट एवं स्वच्छ दिखाई देता है। आगे लिखा है वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। याद रखिएगा। यहाँ भी क्या लिखा है इसको भी जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्तस्रावें फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। इसीलिए एक विशेष प्रकार की पोशाक होती है, उसी को पहनकर अंतरिक्ष में या चांद पर जाया जाता है। आगे लिखा है पवन। चलिए पवन के बारे में भी जान लें। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब वायु गमन करती है तो उसे क्या कहते हैं? पवन। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। जब आंधियाँ आती है तो उसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि कोई धकेल रहा है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। बिल्कुल जो छाता है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। अगर हवा चल रही हो और आप छाता लगाकर चलें तो छाता जो है वो ऊपर की ओर मुड़ जाता है।
3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ क्या लिखा है कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। अब यहाँ जो पवन के 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है वो लिखे हुए हैं। तो पहला है स्थानीय पवनें। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें होती हैं। कौन कौन सी? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती। मौसमी पवनें दूसरा प्रकार है मौसमी पवनों का। दूसरा प्रकार है मौसमी पवनें। पहली स्थायी पवनें, दूसरा मौसमी पवनें। तो मौसमी पवनें कौन सी होती है? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तीसरा प्रकार है स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें कौन सी होती है? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल या समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे नू कहते हैं। आगे अब चक्रवात के बारे में जानेंगे। चक्रवात प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। कितनी तेज चलती रही पवन? कितने किलोमीटर? 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और कितने घंटे चली? 36 घंटे से भी अधिक समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइन पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। यानी चक्रवात द्वारा उड़ीसा में बहुत विनाश हुआ। आगे क्या लिखा है? 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुदा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साग, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोलार के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। बहुत ही नुकसान हुआ जब चक्रवात खड़ा उड़ीसा पे
1999 में आया था, इसने बहुत ही भारी नुकसान किया। आगे लिखा है आर्द्रता, तो चलिए आर्द्रता के बारे में जान लेते हैं। आर्द्रता, तो आर्द्रता क्या होती है? जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यानी वायु में किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। यानी जब जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? आर्द्र दिन। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। ऐसा कब होता है? आप लोगों ने महसूस किया होगा, कभी कभी मौसम जब गर्म होता है, बारिश के बाद एकदम से आर्द्रता आ जाती है वायु में, तो पसीना जो है वो सूखता नहीं, कपड़े भी नहीं सूखते हैं। तो यही आर्द्र दिन होता है जब ऐसा महसूस होता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाते। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। जो पृथ्वी में जो जल होता है जो गिरता है नीचे बारिश के रूप में, तो उसे गिरने वाला वर्षा कहलाता है। जो जल के रूप में गिरती है बूंदें वो क्या कहलाती है? वर्षा। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। यानी जब पहाड़ी इलाकों से पेड़ काट दिए जाते हैं तो जो पानी होता है अब उसमें रुकता नहीं है। पेड़ों के कारण पानी रुकता था, लेकिन अब पेड़ काट दिए गए तो वो पानी नहीं रुकता है और जो निचले इलाके हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। ये वर्षा के 3 प्रकार हैं। पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर अधिक वर्षा हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षा के दूसरे रूप कौन कौन से? हिम, वृष्टि तथा ओला। तो आज के लेसन में वर्षा के बारे में, वायुमंडल की परतें, इन सभी के बारे में जाना है। अब ये सही विकल्प हैं, इनको देख लेते हैं और सही मिला को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो इसमें होगा ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल, क्योंकि मौसमी घटनाएं जो है इसी में संपन्न होती हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो ये है समताप मंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब घटता है। जब वृष्टि तरंग रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? वर्षा। मिलान देख लेते हैं। व्यापारिक पपनी जो होती हैं स्थायी होती हैं, इससे मिलाया जाएगा इसको। नो है, ये स्थानीय पवनें हैं तो इसको इससे मिलाएंगे। मानसून जो है मौसमी पवन से मिलाएंगे और पवन की क्षैतिज गति है तो इसके से।
तो आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब